अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द आस्क मी फिज़िक्स चैनल। क्लास 9 फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस के जो आज हमारे टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। आज हम इसको डिस्कस करेंगे और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है और किस तरह हम करते हैं, इसको इस वीडियो में आप जानेंगे। अच्छा, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस एडिशन ऑफ फोर्सेस के बिल्कुल मुतज़ाद होता है। एडिशन ऑफ फोर्सेस में हम जो है दो या तीन फोर्सेस जो थे F1 और F2 का जो है एक रिप्लेसेबल फोर्स लेते थे, जिसको हम रिजल्टेंट फोर्स कहते थे कि एक ऑब्जेक्ट पर अगर दो फोर्सेस काम एक्ट कर रहे थे तो उन दोनों फोर्सेस का जो माहासिल था या रिजल्टेंट फोर्स था वो हम कैलकुलेट करते, तो उन दोनों फोर्सेस को इसी माहासिल फोर्स के साथ आप रिप्लेस कर देते और एक प्रॉपर एंगल के साथ, तो वो माहासिल फोर्स वही रिज़ल्ट आपको देता था जो आपको F1 और F2 से मिल रहा होता था। अब यहाँ पर रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में हम जब बात करते हैं तो ये प्रोसेस बिल्कुल उलट होता है। हमें एक फोर्स दिया गया होता है, अगर आप उसको एक फोर्स दिया गया होता है, फिर हम उस फोर्स को उनके कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। देखें, आप एक से ज़्यादा फोर्सेस जितने भी हो, दो या तीन या चार फोर्सेस, उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो इसी तरह आप एक फोर्स के कई जो है उसके जो सब फोर्सेस हैं या उनके कंपोनेंट्स हम उसको कहेंगे, यहाँ पर ये इनके कंपोनेंट्स होंगे, तो इनके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस भी हम जो है वो निकाल सकते हैं। ये क्यों ज़रूरी होता है और ये किस तरह काम करता है, तो ये भी अभी इस वीडियो में आप समझेंगे। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक बंदा जो है वो सूटकेस को जो है इसी तरह आप देख सकते हैं कि वो फोर्स लगा रहा है बिल्कुल किसी खास एंगल के साथ। ये ग्रीन लाइन जो है ये आपको फोर्स की डायरेक्शन बता रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं ये बंदा जो है ये इस तरफ डायरेक्शन लगा रहा है। इसकी अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन से देखोगे तो इसकी कुछ थीटा होगी, यानी ज़मीन के साथ जो उफ़की लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके साथ इसकी कुछ थीटा पर जो है ना इसके जो फोर्स लग रहा है वो कुछ डिग्रीज पर लग रहा है। इस थीटा की कोई भी वैल्यू हो सकती है 0 और 90 के दरमियान। अब ये बंदा इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं ये सूटकेस जो है अगर आप इनिशियली देखते हैं तो ये इस तरह पड़ा होगा, ठीक है। ये तो अगर सूटकेस को आप छोड़ देते, इस पर फोर्स नहीं लगाते, तो ये सूटकेस इस तरह ज़मीन पर पड़ी रहेगी। तो आपका ये फोर्स जो है, ये सिंगल फोर्स जो है आपके लिए ये दो काम कर रहा है। एक तो ये कि इसका जो आप देख सकते हैं फोर्स जो है वो दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो रहा है। एक जो है इस फोर्स का ये वर्टिकल पॉइंट भी है इसमें और हॉरिजॉन्टल पॉइंट भी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, या इसको आप Fy भी कह सकते हैं क्योंकि ये y एक्सिस के अलोंग होता है, और इसी तरह इसको आप Fx भी कहते हैं, या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, या जो है आप इसको x कंपोनेंट ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। अब आपका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। ये आप करोगे लेकिन यहाँ पर आपको ये दो रिज़ल्ट मिल रहे हैं। इस फोर्स की वजह से आपको दो रिज़ल्ट मिल रहे हैं। एक तो जो Fy जो है इसका एक रिज़ल्ट, एक कंपोनेंट ये बन रहा है, ये असल में करता क्या है, ये आपके लिए सूटकेस उठा देता है। ये जो सूटकेस ऊपर उठ गया है ये Fy की वजह से या वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स की वजह से ये क्या हो गया है, ऊपर चला गया है। दूसरी बात यह है कि जब ये बंदा जा रहा है तो ये सूटकेस भी जो है वो मूव हो रहा है, ठीक है। तो इसका सूटकेस में जो फोर्स का दूसरा कंपोनेंट है वो Fx है, यानी इस Fx की वजह से ये सूटकेस जो है वो मूव हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये सूटकेस जो ऊपर की तरफ इधर से उठ गया है, अगर आप इसको छोड़ते हैं, इस पर ये कंपोनेंट ऑफ फोर्स ख़त्म हो जाए तो ये सूटकेस बिल्कुल ज़मीन पर आ जाएगा। तो ये Fy की वजह से ऊपर उठ गया है और Fx की वजह से ये जो है मूव हो रहा है। अगर हम यहाँ से Fx का जो कंपोनेंट है उसको हटाते हैं तो ये सूटकेस तो इसी पोजीशन में रहेगा, लेकिन ये आगे मूव नहीं होगा, ये बंदा खुद जो है स्टॉप हो जाएगा। तो ये जो है तो इस पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये रियल लाइफ में हम बहुत सी चीज़ें देखते हैं
जिसकी वजह से जो है हम एक फोर्स लगाते हैं और फिर उसको हम कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। उनके कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि हमने इस एग्जांपल में देख लिया है कि एक फोर्स है लेकिन दो रिज़ल्ट दे रहा है। इस तरह बेशुमार रिज़ल्ट इससे मिल सकते हैं हमें, लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर जो है किसी भी फोर्स के दो कंपोनेंट्स निकालेंगे। एक जो होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स होता है, ठीक है। ये अलोंग एक्स एक्सिस होता है। हम अपने नोट्स या यहाँ वीडियो में इसको हम एफ एक्स के नाम से जानेंगे, और इसी तरह वर्टिकल का जो कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स होगा, उसको हम अपने यहाँ पर वीडियोस में आप एफ वाई के नाम से जानोगे। और ये जो सिंपल एफ आपको दिया होगा ये जस्ट वो अप्लाइड फोर्स होगा। इसके साथ जो है याद रखें, अगर आप इसके कंपोनेंट फाइंड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आपके पास जो है थीटा हो, यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को फाइंड नहीं कर पाओगे। अभी हम आगे इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हम एक फोर्स को इनके कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। याद रखें, आप एक फोर्स के इन्फिनिट बेशुमार कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। बेशुमार अज्जा या कंपोनेंट्स जो है वो आप निकाल सकते हैं। और ये लेकिन जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो तादाद में सिर्फ 3 होते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने निकाल सकते हैं? 3, जिसमें x, y और z होता है। लेकिन यहाँ पर हम जस्ट सिर्फ x कंपोनेंट और y कंपोनेंट ऑफ फोर्स को डिस्कस करेंगे, और ये किस तरह निकलता है इसमें हम मुख्तलिफ फार्मूले यूज़ करेंगे और आपको समझाएंगे कि किस तरह एक अप्लाइड फोर्स को आप कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि आपके पास एक फोर्स है, एक बॉडी पर आपने एक फोर्स लगाया है। लेट सपोज आपने एक इस तरह का फोर्स लगाया है कि इस बॉडी पर एक फोर्स लग रहा है, और आप देखना चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स जो है वो एक्स कंपोनेंट में और वाई कंपोनेंट में, अगर हम कोऑर्डिनेट्स बनाएं ये वाई और ये एक्स, तो आप देख सकेंगे कि ये बॉडी जो है इस पे जो फोर्स लग रही है उसमें जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन आपको ये पता होना ज़रूरी है कि ये फोर्स जो लग रहा है इस पर, तो ये ज़मीन के साथ कितनी एंगल बनाती है। कुछ वैल्यू होगी, कुछ भी हो सकती है, 0 से लेकर जो है 360 डिग्री पर आप उसको ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है, एक फोर्स है जो कि एक ऑब्जेक्ट पर लग रहा है। चले इसी को हम लेते हैं कि ये जो हमारे पास है इधर, ये हम इस पॉइंट पर इसको कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा जो तो ये कंपोनेंट जो है, अब ये एक ऐसा फोर्स है जिसको आप जो है वो ये आपका अप्लाइड फोर्स है। लेट्स सपोज ये वाला फोर्स है और ये ओरिजिन पर हमने बना दिया इसको। अब इसको हम डील करेंगे, लेकिन अभी देखते हैं कि इस फोर्स के दो यहाँ पर हम 2 कंसिडर कर सकते हैं। वैसे तो इन्फिनिट भी आप कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 हम निकालते हैं, और ये 2 फोर्सेस हमारे लिए जो है इसको डील करना जो है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ पर ऑब्ज़र्व करोगे कि आपके पास जो है ये आप देख सकते हैं इस फोर्स के 2 कंपोनेंट होंगे, ठीक है। एक कंपोनेंट ये है, ठीक है, एक कंपोनेंट ये है, और दूसरा कंपोनेंट अगर हम यहाँ पर बनाएं, चलो इसमें हम ये रेड वाला बनाते हैं, ये वाला इस तरफ, ठीक है। और अगर आप इसको देखते हैं ये इसी तरह भी आप कर सकते हैं, यानी ये वाला कंपोनेंट अगर इस कंपोनेंट को इधर आप लगा दे और ये कंपोनेंट इधर हो जाएगा, तो इसमें हमें कोई जो है वो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये इस साइड पर भी बन सकता है। चलो उसको भी देखते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि ये वो अप्लाइड फोर्स था जिसको आपने लगाया है इस बॉक्स पर, ठीक है। ये वो
अप्लाइड फोर्स है। इसने कुछ थीटा जो है वो एक्स एक्सेस के साथ ये बनाता है, तो ये भी जो है आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज फिर कंपोनेंट्स फाइंड करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो अब ये फोर्स जो है वो आपको दो रिजल्ट दे रहा है। एक जो है आप देख सकते हैं, अगर ये वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है, तो ये फोर्स आप देख सकते हैं ये अलोंग वाई एक्सेस एक्ट कर रहा है, तो इसकी वैल्यू जो है वो एफ वाई होगी। और ये आप देख सकोगे यहाँ पर ये कंपोनेंट जो है ये अलोंग एक्स एक्सेस अमल कर रहा है, तो आप इसको एफ एक्स कह सकते हैं। तो ये जो है हमारे पास एक फोर्स है जिसको हमने रिजॉल्व कर दिया है, इसको रिजोल्यूट कर दिया हमने दो कंपोनेंट्स में। तो ये तरीका होता है। अब ये दोनों कंपोनेंट्स आप देख सकते हैं ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाती है, ठीक है। जब दो फोर्सेस आपस में जो है वो या दो वेक्टर्स 90 डिग्री बनाते हैं तो हम उसको कह सकते हैं, ये ट्राइंगल भी आप देख सकते हैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये आप देख सकते हैं ये रेक्टेंगुलर जो है रेक्टेंगल टाइप का जो है वो कॉर्नर मिल रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एफ एक्स और एफ वाई ये क्या है, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। इनके अलावा तीसरा भी हो सकता है, अगर 3 डायमेंशन में आप देखते हैं तो इसकी जो है एफ जेड भी निकलेगी, वो भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, ठीक है। लेकिन इस केस में हमारे पास दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। अगर आपसे कहीं पर भी पूछा जाता है कि किसी वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं, तो आप उसको कह सकते हैं कि किसी भी वेक्टर के या किसी भी फोर्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आप इन्फिनिट ले सकते हैं। लेकिन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जब आप लोगे तो मैक्सिमम 3 ले सकते हैं और मिनिमम 2 ले सकते हैं, यानी 2 से कम नहीं होगा और 3 से ज़्यादा नहीं होगा। तो ये जो है हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा। जब आप 2 डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं किसी भी वेक्टर का 2 डायमेंशन में यानी एक्स वाई में, तो फिर आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 2 होंगे। जब आप 3 डायमेंशनल में आप इसकी एनालिसिस करोगे, ठीक है, जैसे कि एक कमरे के अंदर फिर जो आप एक कॉर्नर से एक वेक्टर ड्रा करते हैं, तो फिर आपके पास जो है तीसरा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एफ जेड की शक्ल में भी आ जाएगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा बहुत आगे जाकर इसी फोर्स को हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह आप जो है यहाँ पर एफ एक्स और एफ वाई की मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एफ एक्स और एफ वाई को आप कैसे फाइंड कर सकते हो। याद रखिए एफ एक्स को हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स कहेंगे, ठीक है, और इसको हम वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स कह सकते हैं। मैंने शॉर्ट लिख दिया इधर। ये दोनों जो है आपने फाइंड आउट करनी है। इसके लिए जो आप मैथमेटिक्स के कुछ रूल्स लोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ये तो आपको क्लास 10 में ही मिलेगी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होती है, ठीक है। इसको हम थोड़ा बहुत समझते हैं और अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसकी जो नॉलेज है वो हम निकाल लेते हैं। देखिए जो आम तौर पर ट्रिग्नोमेट्री जो होती है, ये ट्राइंगल के ऊपर जो इसकी मेजरमेंट होती है उसके अननोन्स होते हैं, तो उसको मालूम करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं। इसके अपने फार्मूले होते हैं। अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास एक ऐसा ट्राइंगल हो जिसके जो है जो राइट एंगल ट्राइंगल हो, ये याद रखा जाए कि ट्राइंगल जो है आप जो कंसिडर करते हैं वो आपके पास जो है राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बिल्कुल इसी के शक्ल में है। तो मैं इसको जनरली सिर्फ यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, फिर आगे जाके इस पर और मज़ीद बात करते हैं और इस पोर्शन को हम जो है मज़ीद समझेंगे। अब अगर हम इस राइट एंगल, इसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो एंगल है, ठीक है, इसमें 90 एंगल भी अवेलेबल है। जब आपके पास 90 डिग्री की जो एंगल अवेलेबल हो तो फिर जो है इस किस्म के ट्राइंगल को हम जो है राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। तो इसमें आप अपने लिए एक जो है एक एंगल, आप इसके साथ और भी 2 एंगल्स हैं, यहाँ पर इसको हम थीटा कंसिडर करेंगे, और यहाँ पर भी अगर आप लेना चाहते हैं ये भी एक एंगल है जिसको आप अल्फ़ा का है। ये जो भी है इसको आप बस 90 डिग्री ही कंसिडर करें, ये हमें नोन होता है। अब ट्राइंगल के अंदर आपको
6 चीज़ें मिलेंगी। एक जो है इसको हम, अगर आप इस थीटा को अपना रेफरेंस पॉइंट समझते हैं, यानी आप इस ट्रायंगल को सॉल्व करना चाहते हैं थीटा की बुनियाद पर, तो फिर जब ये थीटा होगा तो ये लाइन जो है इसको आप बेस कहेंगे, ठीक है, और इसको आप जो है परपेंडिकुलर कहोगे, इसको परपेंडिकुलर कहा जाता है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, और ये जिसको जो है हाइपोटेन्यूज कहा जाएगा। उर्दू में इसको कायदा, इसको अमूद और इसको वतर कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास एक अब इसको हम इनसाइट्स को नाम देंगे तो ये और भी बेटर रहेगा हमारे लिए, ठीक है। इसको मैं इधर पर दोबारा बनाता हूँ ताकि हम क्लियरली इसको डील कर सके, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बेस है, तो इसको बी का नाम दे, या आप इसको x का नाम दे, चले ये x कंपोनेंट भी आप इसको कह सकते हैं। ये वर्टिकल कंपोनेंट है तो इसको y कहें, और ये हाइपोटेन्यूज है, इसको कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं। यहाँ पर हम r लिख देते हैं कि ये एक इसका r है, जो कि इसका जो हाइपोटेन्यूज है इसको हमने r से डिनोट किया है। अगर ये हमारा थीटा है जिसके रेफरेंस पे हमने इसको फाइंड करना है, तो याद रखें हमारे पास यहाँ पर कुछ सिचुएशंस बनते हैं, कुछ रेशोज बनते हैं। देखिए जब भी आप देखें इस वाले कंपोनेंट को जब आप इससे डिवाइड करते हैं, इन दोनों का रेशो लेते हैं, यानी परपेंडिकुलर को जब आप y से डिवाइड कर सकते हैं, ये एक केस हमारे पास बन सकता है y डिवाइडेड बाय r। इस तरह भी एक केस बन सकता है कि x को आप r से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, x को r से डिवाइड कर सकते हैं। या हमारे पास तीसरा केस जो बनता है, आप ये कर सकते हैं कि y को भी आप x से डिवाइड कर सकते हैं। ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, और इन 3 पॉसिबिलिटीज़ को अगर आप रिवर्स करते हैं तो फिर ये उसको भी हम देखेंगे अभी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन ये 3 किस्म के जो बेसिक रेशो बनती है, इसको फिर हम नाम देते हैं। जब आप परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज पर डिवाइड करते हैं तो इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है साइन थीटा। थीटा वो एंगल है जो हमने रेफरेंस बनाया था, और साइन इस रेशो को कहा जाता है, ठीक है। यानी इस एंगल पर जो साइन बनाओगे वो आपके लिए y डिवाइडेड बाय r आएगा। इसी तरह अगर आप बेस को हाइपोटेन्यूज पर डिवाइड करते हैं तो वो कोसाइन बनेगा, जिसको हम कास कहते हैं, ठीक है। ये कोसाइन होता है, कोसाइन थीटा। फिर हम इसको शॉर्टली जो है कॉस थीटा लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह जब आप इसको यानी परपेंडिकुलर को बेस पर डिवाइड करते हैं तो इसके लिए जो रेशो का नाम लिया जाता है वो होता है टेंजेंट थीटा, और इसको हम शॉर्ट लिखते हैं टेन थीटा, ठीक है। और इस वाले कंपोनेंट को हम लिखेंगे शॉर्टली साइन थीटा, इसी तरह इसको लिखा जाता है। तो ये 3 रेशोज बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप y को r से की बजाय r को y से डिवाइड करते हैं तो फिर ये रेशोज उलट हो जाते हैं, जो कि हमारी ज़रूरत नहीं है। फिर साइन का उलट जो है वो कोसिकेंट थीटा होता है। इसी तरह r को x से डिवाइड करोगे तो फिर वो सीकेंट थीटा बन जाएगा, क्योंकि कॉस का उल्टा सीकेंट थीटा है। और टेंजेंट को अगर उल्टा करते हैं, यानी y को x से की बजाय x को y से करते हैं, तो वो फिर कोटेंजेंट थीटा बन जाएगा। उसकी डिटेल में हम नहीं जाते, वो क्लास 10 के फिज़िक्स में आप मैथ्स में स्टडी करोगे। तो फ़िलहाल जो हमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर वो हमें समझनी थी, और ये जो है हमारा अब हम इस पर जो है अपना ये इसके जो कंपोनेंट्स है fx और fy ये हम निकाल देंगे। अब यहाँ पर अगर हम अपने इस केस की तरफ आते हैं, मैथमेटिक्स से थोड़ा निकल कर इधर पर हम आते हैं, तो याद रखें आपको जब भी कोई फोर्स या वेक्टर को रिजॉल्व करना होता है तो आपको ये वैल्यू और ये वैल्यू नोन होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए, ताकि आप fx और fy को कैलकुलेट कर सकें। देखिए अब ये जो हमारे पास ये यहाँ पर ये रेशोज़ आ गई हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। अब देखें मैं इन वैल्यूज़ को छोड़कर अगर हम इधर देखते हैं, यानी x की जगह हमारे पास fx
और y की जगह हमारे पास fy है और r की जगह हमारे पास जस्ट f है। तो इन फार्मूलों के थ्रू जो है हम अपना fx और fy को निकाल सकते हैं। देखिए इसमें हमारे पास y कंपोनेंट और x कंपोनेंट है, तो साइन और काज वाला फार्मूला जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हम इससे जो है अपने लिए ये कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर दें। ठीक है, क्या करते हैं हम, साइन थीटा जब कंसिडर करेंगे, साइन थीटा, अब हम इस डायग्राम की बात करेंगे, फिगर नंबर, चलो इसको हम फिगर नंबर 1 कहेंगे और यहाँ लिख देंगे कि इन फिगर नंबर 1। तो इन फिगर नंबर 1 जब आप साइन थीटा की बात करते हैं तो साइन थीटा क्या होता है कि वर्टिकल कंपोनेंट को आप हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करते हैं, यानी वर्टिकल कंपोनेंट आपका एफ वाई है और हाइपोटेन्यूज आपका सिंपल एफ है। ठीक है, तो अब जो एफ वाई आपने फाइंड करनी है तो दोनों साइड को आपने एफ से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये एफ जो है यहाँ से ख़त्म हो जाए और उधर पर ये ऊपर चला जाएगा। तो आपके पास यहाँ बन जाएगा एफ साइन थीटा, यहाँ पर ये वेक्टर की वैल्यू या सिंबल आप लगा लें, खैर यहाँ वैसे भी हमने मैग्नीट्यूड का वो करना है क्योंकि साइन थीटा आ गया है तो इस वेक्टर की अब ज़रूरत नहीं रहती और ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, ये एफ वाई कंपोनेंट ये हमारे पास एफ साइन थीटा के बराबर होते हैं। एक है पर हम आगे बताएंगे कि किस तरह सॉल्व होता है तो वो भी देखेंगे। और इस तरह अगर हम कोसाइन को लेते हैं, कोसाइन थीटा को, इसी फिगर में कॉस थीटा को, ठीक है, कोसाइन या कॉस थीटा को, तो वो जब आप बेस को डिवाइड करते हैं परपेंडिकुलर से तो एफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ, ठीक है, लगा ले। खैर अब दोनों साइड को f से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से f ख़त्म हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा f cos थीटा इक्वल टू fx। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 आपको जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स की वैल्यू देगी और इक्वेशन नंबर 1 आपको जो है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स की वैल्यू देगी। ये किस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो याद रखें साइंटिफिक कैलकुलेटर के थ्रू भी और जो है हम ज़ुबानी भी इन साइन की जो थीटा के मुख्तलिफ वैल्यू पर इसकी मुख्तलिफ वैल्यूज़ होती है। ठीक है, ये आपको थीटा की चेंज करोगे वैल्यू तो आपको साइन और कोसाइन इस तरह और टेंजेंट की ये वैल्यूज़ जो है आपको मिलेंगी और इसको भी आगे हम देखेंगे कि किस तरह आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं थीटा के मुख्तलिफ वैल्यूज़ अगर आपको के पास अवेलेबल हो। तो ये दो कंपोनेंट्स जो है ये आपके पास क्या होगा, आप इसको फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँगा जो कि हेड टू टेल रूल में मैंने आपको बताया था कि जब आप रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं, ठीक है, यानी आपके पास दो फोर्सेस है एफ एक्स और एफ वाई, इनसे आपके पास जब रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू आएगी, हमने इसके लिए कोसाइन लॉ पर एक पढ़ा था कि रिजल्टेंट फोर्स आपके पास निकलेगी कोसाइन लॉ से, तो इसकी डायरेक्शन आप कैसे फाइंड आउट करोगे तो वो यहाँ पर हम कर सकते हैं। देखिए इस रेशो को अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो हम लिखेंगे कि हमारे पास जो टेंजेंट थीटा होता है वो असल में वर्टिकल कंपोनेंट यानी एफ वाई को जब आप डिवाइड करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से। अब इस टेंजेंट को आप हटा लें क्योंकि हमने थीटा निकालना है तो दोनों साइड पर आपने टेंजेंट इनवर्स मल्टीप्लाई करना है। जब आपके पास ये टेंजेंट इस साइड पर आएगा तो ये इनवर्स में चला जाएगा, ये भी आप फिर मैथ्स में समझोगे। लेकिन यहाँ पर ये टेंजेंट पावर -1 लिखा जाता है लेकिन इसको हम कहते हैं टेंजेंट इनवर्स और आपके पास आ गया एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ एक्स और ये है हमारा असल में ये थीटा के वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसकी जो सिंबल होती है वो लगाएंगे, फिर एफ वाई की जो वैल्यू होगी और एफ एक्स की जो वैल्यू होगी उसकी रेशो लेकर आप उस पर जब ये फंक्शन अप्लाई करोगे तो आपके पास जो है थीटा की जो वैल्यू है वो भी आ जाएगी। तो इस तरह ये हमने इधर इसलिए इसको डिस्कस किया क्योंकि ये डायग्राम वहाँ पर इसको डिस्कस करना ज़रा पॉसिबल नहीं था, तो यहाँ पर हम जो है वो इसको इसलिए डिस्कस करें एट द एंड हमें जब दोनों का पता चल जाएगा तो फिर हमारे पास सारी चीज़ें क्लियर होने जा रही है अब, ठीक है, क्योंकि
रिजल्टेंट फोर्स से कंपोनेंट्स भी निकल आए, ठीक है। और कंपोनेंट से जब आप रिजल्टेंट फोर्स बनाते हैं तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस फार्मूले से आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर आप इनको कुछ वैल्यूज़ दोगे, ठीक है, यानी अगर आप एफ़ को कुछ भी वैल्यू दोगे 100 न्यूटन, 200 न्यूटन, और थीटा को आप कोई भी डिग्री दे दे, यहाँ पर शक्ल से तो 45 डिग्री नज़र आ रहा है, तो फिर आपको पता चल सकता है कि एफ़ वाई और एफ़ एक्स की वैल्यू क्या होगी। फॉर एग्जांपल आप अगर यहाँ पर एफ़ की वैल्यू 100 लगाते हैं और थीटा 45, तो साइन 45 पर जो है उसकी अपनी एक वैल्यू होगी, दोनों को मल्टीप्लाई करें, आपके पास एफ़ वाई की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह इसकी भी है, ठीक है, कॉस थीटा 45 लगाए, साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू सेम होती है, बाकी अदर जितने भी एंगल्स होंगे 0 से 360 डिग्री पर, तो उनमें इनकी वैल्यू पर आपको सेम नहीं मिलेगी बल्कि डिफरेंट मिलेगी। साइन 45 और कॉस 45 सेम है, लेकिन साइन 90 अगर आप लेते हैं तो साइन 90 1 के बराबर आता है और कॉस 90 0 के बराबर आता है, और इसी तरह साइन 0 0 के बराबर होता है और कॉस जो है कॉस 0 जो है वो 1 के बराबर है। इसका अपना टेबल होता है, आपको मिल भी सकता है, आगे वीडियोस में हम उसको जो है यहाँ पर वीडियोस में शो भी करेंगे। अभी के लिए जो है ये काफ़ी है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।